हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चरक सूत्र चैप्टर 20। चैप्टर का नाम है महारोगाध्याय। चैप्टर का नाम महारोग क्यों है? क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 19 अष्टोदरी अध्याय में मैंने बताया था कि उस चैप्टर में 48 रोगाधिकारणों का वर्णन मिलता है। उसी को हम सामान्य विकार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने सामान्य विकार देखे। अब यहाँ पे हम कौन से विकार देखेंगे जो अलग अलग दोषों से होते हैं। ठीक है, विशिष्ट रूप से अलग अलग दोषों से होते हैं, मतलब वात से होने वाले रोगों को, पित्त से होने वाले और कफ से होने वाले रोगों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम है महारोग। अब इसमें सबसे पहले आता है रोगों के प्रकारांतर भेद। जो रोग है वो प्रकार के अकॉर्डिंग कितने भेद के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं, निज और आगंतुज। जो निज होते हैं वो वात पित्त कफ से होते हैं, और जो आगंतुज होते हैं वो बाहर के रीजन्स की वजह से होते हैं, है ना, बाह्य कारणों की वजह से होते हैं। अब रोग कोई भी हो, निज हो या आगंतुज हो, पीड़ा तो सब में होती है। सब में पीड़ा होने की वजह से इसे एक कॉमन सामान्य संज्ञा दी गई है, रोग। ठीक है, सबको हम रोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब में पीड़ा होती है। अब रोगों के दो अधिष्ठान हैं, ये चैप्टर 1 में हमने देखा है, मन और शरीर। ठीक है, कोई भी रोग हो उसके अधिष्ठान आश्रय दो होते हैं, मन और शरीर। इनकी गणना नहीं की जा सकती। गणना मतलब इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। इतने सारे रोग होते हैं कि हम सबको काउंट नहीं कर सकते हैं। प्रकृति, स्थान, लक्षण और कारणों के प्रकार से अनगिनत होते हैं। अनगिनत मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होते हैं रोग। उसके बाद आगे आता है आगंतुज रोगों के कारण। ये क्या होते हैं? आगंतुज रोग मतलब जो बाहरी रीजंस की वजह से होंगे। तो नाखूनों और दांतों से काटा जाना, मतलब कि नेल से कट गया हो कुछ, या हम अब कभी कभी खाते खाते अपने दांतों से ही कट अपनी टंग को काट लेते हैं। ठीक है, किसी और को काटना, किसी और को नाखून लगाना, तो ये जो भी चीज़ें आगंतुज है, बाहरी रोग, मतलब बाहर के रीजंस हैं सारे। उसके बाद आता है अभिचार। अभिचार मतलब होता है तांत्रिक प्रयोग, किसी को मारने का या किसी भी चीज़ का किसी के ऊपर तांत्रिक प्रयोग करना। ठीक है, वो होता है अभिचार। फिर अभिशाप। अभिशाप मतलब होता है जो सिद्ध पुरुष होते हैं। सिद्ध पुरुष मतलब जैसे पंडित, ब्राह्मण, जो इस टाइप के लोग होते हैं, अगर ये लोग शापित कर दें, ठीक है, शाप दे दें, तो शाप से अगर कोई डिसीज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो आगंतुज है। अभिशंग मतलब होता है भूत प्रेत का संपर्क। भूत प्रेत मतलब होता है बैक्टीरियल या वायरल अटैक। ठीक है, चोट लग जाना, शस्त्र से कट जाना, ठीक है, आघात लगना, कहीं पे एक्सीडेंट होना, ये सारे आगंतुज रोगों के कारण होते हैं। और निज रोगों के कारण क्या होंगे? वात पित्त कफ का विषम होना। निज के तो सिर्फ वात पित्त कफ का विषम होना, यही कारण होंगे। उसके बाद आता है आगंतुज और निज दोनों के कॉमन रीजंस। तो ये हमने चैप्टर 1 में देखा था कि रोगों के त्रिविध हेतु होते हैं। त्रिविधो हेतु संग्राम हमने देखा था सबसे पहले चैप्टर में। तो वही जो दोनों के कॉमन जो रोगों के कारण होते हैं वो तीन ही हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, ठीक है, प्रज्ञापराध और परिणाम। मतलब इंद्रियों का अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग होना। प्रज्ञापराध मतलब बुद्धि का, अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग होना, और परिणाम मतलब काल का। उसके बाद आगंतुज और निज रोगों की परिभाषा आती है। ठीक है, ये परिभाषा हम पहले भी देख चुके हैं। आगंतुज में पहले पीड़ा होती है, बाद में वात पित्त कफ विषम होता है। तो इसके लिए कोटेशन आता है, आगंतुहि व्यथापूर्वम। आगंतुहि व्यथापूर्वम मतलब आगंतुज रोगों में व्यथा जो होती है वो पूर्व पहले होती है। ठीक है, पेशेंट को पीड़ा पहले होगी और बाद में वो वात पित्त कफ को विषम करेंगे। निज में वात पित्त कफ पहले विषम होते हैं, बाद में पीड़ा होती है। ठीक है, यही इनकी परिभाषा भी है। आगंतुज में पहले पीड़ा होगी, बाहर से कोई आघात हुआ तो पहले दर्द होगा, बाद में फिर वो दोषों से रिलेट करेंगे और दोषों को विषम करेंगे। अल्टीमेटली होंगे दोष विषम ही, लेकिन पहले पीड़ा होगी, और निज में पीड़ा बाद में होगी। उसके बाद आता है स्थान। तो फर्स्ट ईयर में स्थान तो सब लोगों ने लर्न किए ही होंगे आचार्य चरक के अनुसार। तो वो तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है स्थान के, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद विशेष स्थान की बात करें तो आचार्य चरक ने वात का विशेष स्थान पक्वाशय माना है, पित्त का आमाशय माना है, और कफ का उरह माना है। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो। उसके बाद अगर एंट्रेंस के पर्पज़ से भी हम देखें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत
वात का विशेष स्थान श्रोणि और गुदा को मानते हैं। पित्त का आमाशय पक्वाशय के मध्य, ठीक है, आमाशय और पक्वाशय के मध्य में पित्त का विशेष स्थान मानते हैं। और आमाशय को कफ का स्थान मानते हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत आमाशय को कफ का स्थान मानते हैं, याद रखना। और आचार्य चरक पित्त का विशेष स्थान मानते हैं। आचार्य वाग्भट आचार्य चरक जैसा ही मानते हैं, वात का पक्वाशय और कफ का उरह, बस पित्त पित्त का उन्होंने नाभि बताया है। उसके बाद दोषों की प्रकृति। अगर दोष प्राकृत है, मतलब अपनी नेचुरल अवस्था में है, तो जो भी शुभजनक, मतलब जो भी सुखजनक या जो भी शुभ कार्य हो रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी नॉर्मल रह रही है, सब अच्छा चल रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं? दोष प्राकृत है, इसकी वजह से। और अगर अशुभ हो रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, रोग दिख रहा है, कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो वो जो अशुभ हो रहा है, कष्टदायक जो चीज़ें हो रही है, वो विकृत दोषों की वजह से हो रही है, ठीक है। तो दोष अगर प्राकृत हैं तो शरीर में वृद्धि होगी, बल, वर्ण, प्रसन्नताजनक, ये सब दोषों की प्रकृति है, नॉर्मल है। और अगर दोष विकृत हो जाएंगे तो अनेक रोगों को उत्पन्न करेंगे। उसके बाद विकार। विकार दो टाइप्स के होते हैं, सामान्यज और नानात्मज। जो सामान्यज विकार हैं वो हम चैप्टर 19 में देख कर आए हैं। ये ऐसे टाइप्स के रोग होते हैं जो वात से भी होंगे, पित्त से भी, कफ से भी, ठीक है, दो दो दोषों से भी, या तीनों से, या आगंतुक कारणों से भी उत्पन्न हो, वो रोग होते हैं सामान्य। जैसे कि ज्वर। अब जो ज्वर होता है वो वात से भी होता है, पित्त से भी होता है, कफ से भी होता है, दोनों से भी होता है, तीनों से भी होता है, आगंतुक कारणों की वजह से भी होता है। तो जो ज्वर है वो कैसा है? सामान्य विकार है। दूसरे आते हैं नानात्मज रोग, ये इंपॉर्टेंट है। नानात्मज रोग मतलब क्या होते हैं? ये एक ही दोष से उत्पन्न होते हैं। जैसे वात है तो वात से ही उत्पन्न होगा कोई रोग है, ठीक है, जैसे शूल, दर्द होना, अब ये वात से ही होगा, पित्त से, कफ से या आगंतुक रीजनों से नहीं हो सकता, ये वात की वजह से ही होता है दर्द होना, ठीक है। उसके बाद आता है जो एक दोष से उत्पन्न हो। उसके बाद जो आत्मा से उत्पन्न हो, ठीक है, आत्मा से मतलब जो खुद से अपने आप से उत्पन्न होते हैं उन्हें आत्मज रोग कहते हैं। जो आत्मज नहीं होते हैं उन्हें अनआत्मज कहते हैं, ठीक है। जो आत्मज नहीं होते हैं उन्हें अनआत्मज कहते हैं। अब जो अनात्मज भी नहीं है, अनात्मज भी नहीं है मतलब वही बात की, वो क्या है? आत्मज है, ठीक है। मतलब पहले हमने आत्मज का ऑपोजिट किया अनात्मज, फिर हमने अनात्मज का भी अपोजिट कर दिया तो न अनात्मज बन गया, मतलब नानात्मज बन गया, मतलब बेसिकली बात आत्मज की हो रही है, ठीक है। तो ये होते हैं नानात्मज रोग। जैसे कि खंजता। खंजता मतलब होता है लंगड़ापन, ठीक है, किसी को कोई चल नहीं पा रहा है या लंगड़ा के चल रहा है तो वो खंजता होती है। ये वात का आत्मज रोग है। आत्मज या नानात्मज एक ही बात होती है, ठीक है। ये वात के 80 होते हैं, 80, पित्त के 40 होते हैं और कफ के 20 होते हैं। उसके बाद 80 प्रकार के वातज नानात्मज रोग। अब हमें पूरे 80 याद नहीं करने हैं, जो जो इम्पोर्टेंट और ईजी हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है। ये भी सारे याद नहीं करने हैं, इसमें से भी कुछ 2 4 5 एग्जाम्पल्स अगर याद रह जाएं तो काफ़ी है। नख भेद होना, नाखून टूटना, पादशूल, पैर में दर्द होना, खंजता, कर्णशूल, कषाय आस्यता। कषाय आस्यता मतलब होता है कि मुख का जो टेस्ट है, स्वाद है, वो कषाय रहना, ठीक है। दंत भेद, दांत टूटना, तम, अंधेरा आना आंखों के सामने, भ्रम, बधिरता मतलब होता है कुछ सुनाई नहीं देना, अशब्द श्रवण मतलब कि अगर कुछ आवाज़ नहीं भी हो रही है तो भी सुनाई देना, ठीक है, मतलब कान बजना। अनवस्थित चित्तता मतलब जो चित्त है पेशेंट का, जो चित्त मतलब कंसंट्रेशन है, वो अनवस्थित रहेगा, ठीक है, मतलब पेशेंट ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा चीज़ों पे। अति प्रलाप बहुत ज़्यादा बकबक करना, अस्वप्न नींद नहीं आना, तिमिर मतलब कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद, अर्दित मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस, और जृंभा। ये सब वात के नानात्मज रोग हैं। उसके बाद आता है वायु का आत्मरूप। अब आत्मरूप मतलब होता है कि जो वायु है, जो वात है, वो खुद कैसा है, ठीक है। जैसे जो हमने गुण पढ़े हैं ना वात पित्त कफ के, वो गुणों में हम क्या देखते हैं कि वात कैसा है उसके बारे में देखते हैं ना, उसकी स्पेसिफिक चीज़ों के देखते हैं हम गुणों में, तो वही आत्मरूप होता है कि वो वात वायु है कैसा। और कर्म, कर्म किसको कहते हैं कि जब वो किसी अव्यय को हमारी बॉडी में जाकर किसी चीज़ को दूषित करेगा तो वो क्या सिम्टम्स ला रहा है, क्या काम कर रहा है, ठीक है।
जैसे दर्द हो रहा है तो वो वात की वजह से हो रहा है, तो वो उसका कर्म है। और वो खुद कैसा है, वो उसका आत्मरूप है। तो आत्मरूप में हमें सारे गुण ही लिखने हैं, रुक्षता, शीतलता, गति, विशुद्धता, लघुता, अमूर्तता। ठीक है, यह आत्मरूप होते हैं। उसके बाद कर्म तोद होना मतलब सुई चुभने सी पीड़ा, स्त्रंस होना। स्त्रंस मतलब होता है कि अब किसी भी चीज़ को अपनी जगह से खसका देना, हटा देना। हर्ष, व्यथा, अरुण वर्ण, कषाय रस, शूल, संकोचन, स्तंभन, ये सब वात के कर्म हैं। ठीक है, मतलब इन चीज़ों को देखकर हम बता सकते हैं कि वात दोष की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये वो चीज़ है। उसके बाद आता है वात दोष का चिकित्सा सूत्र। वात की चिकित्सा कैसे करनी है? मधुर, अम्ल, लवण, वात शामक रसों का सेवन, स्निग्ध उष्ण पदार्थ मतलब विपरीत गुणों का सेवन, स्नेहन, स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, वस्ती, नस्य, अभ्यंग, परिषेक, ये आदि जो भी वातनाशक उपाय हैं, इनसे हमें वात की चिकित्सा करनी है। अब जो आस्थापन, अनुवासन, जो वस्ती है, इसको सबसे प्रधान माना गया है। ठीक है, ये तो हमको पता है कि सबसे श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा वात की वस्ती है। ठीक है, तो यही है कि वस्ती को सबसे प्रधान माना गया है। अब उसको प्रधान क्यों माना गया है? क्योंकि वो पक्वाशय से वायु का समूल छेदन करती है। मतलब वो पक्वाशय विशेष स्थान है वात का, वो वहाँ जाकर पूरी वायु को जड़ से, समूल मतलब बिल्कुल मूल से निकाल बाहर फेंकेगी। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे कोटेशन आता है, वनस्पतेर मूले छिन्ने स्कंद शाखा प्ररोह कुसुम फल पलाशादीनां नियतो विनाशस्त द्वत्। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे उपमा दी है, उपमा मीन्स एग्जाम्पल, जैसे हम पेड़ को अगर उसकी जड़ से निकाल के फेंकेंगे, मतलब जड़ से निकाल देंगे, ठीक है, उसके मूलों को नष्ट कर देंगे, तो उस पेड़ के जो भी स्कंद, जो भी स्टेम है, उसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, फल है, फूल हैं, पत्र हैं, जो भी चीज़ें, पत्तियां हैं, ये सारी चीज़ें भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने उसके मूल को ही तोड़ दिया ना, मूल को ही निकाल दिया, तो पेड़ के बाकी सारे पार्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो वैसे ही वस्ती क्या करती है, पक्वाशय से वायु को निकाल देती है। अब वो वायु को मूल वात को निकाल देगी, मतलब उसकी वात की जो रूट्स हैं उसी को निकाल देगी पक्वाशय से। तो शरीर में जितने भी वात विकार हैं वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है 40 पित्त के नानात्मज रोग। अब ये एग्जाम्पल, दाह, विदाह, रक्तमंड, अतृप्ति, अतृप्ति, ठीक है, ये पित्त का विकार है, नानात्मज रोग है। मतलब जो पेशेंट होगा उसको भूख लगती जाएगी, उसको ऐसा फील ही नहीं होगा कि मेरा पेट भर गया है, तृप्ति फील ही नहीं होगी, तो उसको अतृप्ति। ठीक है, कामला, तिक्त, आस्यता, जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा, तिक्त रहेगा मुख का। लोहित, गंधास्यता, मतलब मुख का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा लोहित मतलब रक्त के समान भी रहता है, रक्त की गंध आती है। ठीक है, तमः प्रवेश, हरिद्रत्व, मतलब जो त्वचा है, नेत्र हैं, और त्वचा है, नेत्र, ये सारी चीज़ें जो है, मूत्र, पुरुष, ये हरिद्रा वर्ण के हो जाएंगे, मतलब हल्दी के समान हो जाएंगे। पूति मुक्ता, मुख से बहुत गंदी स्मेल आएगी। मुख विपाक, अति श्वेत, अंग गंध, हरितता, अक्षिपाक, गुदपाक, ये सब पित्त के हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब पित्त का आत्मरूप क्या होगा, कि पित्त खुद कैसा है, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अति, अनति, स्नेह, शुक्ल, अरुण को छोड़कर बाकी अन्य वर्ण, मतलब बेसिकली उसके सारे हमको गुण लिखने। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, शुक्ल और अरुण वर्ण को छोड़कर बाकी सारे वर्ण। ठीक है, शुक्ल जो वर्ण होता है ये कफ का होता है, और अरुण वात का वर्ण होता है। इन दोनों को छोड़कर जो भी डिफरेंट कलर्स होते हैं वो पित्त की वजह से होते हैं। ठीक है, वो पित्त की वजह से होते हैं जो भी कलर्स। और पित्त का रस होता है कटु और अम्ल। ठीक है, ये हमने उसके गुण में भी देखा है, कटु और अम्ल। आचार्य चरक कहते हैं कि ये पित्त के प्राकृत रस हैं, मतलब पित्त अगर नॉर्मल है तो उसके रस कटु और अम्ल होंगे। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि प्राकृत पित्त कटु रस वाला होता है, और विकृत या विदग्ध रस वाला पित्त अम्ल रस का हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर पित्त नॉर्मल है, प्राकृत है, तो उसका रस कटु होगा, और अगर वो विकृत हो जाएगा तो उसका रस अम्ल हो जाएगा, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। आचार्य चरक दोनों को ही प्राकृत पित्त का रस मानते हैं। अब इसके कर्म, ये क्या एक्शंस होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे कि हम
समझ पाएँगे कि ये पित्त की वजह से है। तो दाह, उष्णता, पाक, कोथ, क्लेद, राग, अपने जैसी गंध, रस, वर्ण को उत्पन्न करना आदि बेसिक बातें हैं। उसके बाद आता है पित्त दोष का चिकित्सा सूत्र। मधुर तिक्त कषाय रस का सेवन करना है जो पित्त शामक रस होते हैं। शीतल उपचार करना है, स्नेह प्रयोग, विरेचन, प्रदेह, अवगाहन, जो भी पित्तहर चिकित्सा है वो हमें करनी है। इसमें सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ किसको माना है? विरेचन को। ठीक है, ये तो हमें पता है कि श्रेष्ठ जो पित्त है उसकी सबसे श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा विरेचन होता है, तो सबसे प्रधान विरेचन को माना है। अब इसमें क्या उपमा देते हैं? यथा यथा भिन्नो अग्नो व्यापोड़े केवलम अग्निग्रहम शीति भवति तद्वत्। ठीक है, डैट मीन्स कि जैसे एक अगर घर है उसमें आग लगी है, ठीक है, तो अब उस आग, जब तक वो आग जलती रहेगी सब गरम गरम रहेगा। जब वो आग बुझ जाएगी, जब वो आग बुझ जाएगी तो धीरे धीरे सारा घर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, मतलब अग्नि के बुझ जाने पे धीरे धीरे वो जो अग्निग्रह है जहाँ पर आग लगी थी वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। वैसे ही विरेचन क्या करता है? आमाशय में जाकर वहाँ से पित्त को निकाल फेंकता है। अब जैसे वो पित्त को निकाल देगा, सारे कंप्लीट पित्त को बाहर कर देगा, तो जो भी बाकी पित्त की वजह से जो रोग उत्पन्न हुए हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। ठीक है, ये उपमा देते हैं। उसके बाद आगे आता है 20 कफ के नानात्मज रोग। ये तंद्रा, तृप्ति, ठीक है, उधर हमने पित्त में अतृप्ति पढ़ा है, यहाँ पे तृप्ति मतलब हमेशा पेट फुल फील होगा। नींद ज़्यादा आएगी, स्तेमित्यम, गुरुगात्रता, आलस्य, मुख माधुर्य। इसमें टेस्ट कैसा रहेगा? मुख का मधुर रस वाला। मुख स्त्राव, अपच, खाना पचेगा नहीं। शीताग्निता, अग्नि मंद रहेगी। शरीर श्वेत रहेगा, अति स्थूलता। बहुत बेसिक लक्षण है, ठीक है, रोग है। उसके बाद आत्मरूप कैसा होता है? स्निग्धता, शीतलता, शुक्लता, भारीपन, मधुरता, स्थिरता, पिछलता, बेसिक है। फिर कर्म, क्या कर्म होते हैं? क्या चीज़ों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये कफ की वजह से है? श्वेतता, कंडू, स्तंभ, सुक्ति, क्लेद, मधुरता, अधिक काल तक रोग। ठीक है, कोई भी डिसीज़ अगर कफ की वजह से है तो वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है, ये कफ का सिम्टम है, तो हम बता सकते हैं कि ये कफ है। उसके बाद कफ का चिकित्सा सूत्र आता है। कटु तिक्त कषाय रस का सेवन, कफ शामक रस है। ठीक है, तीक्ष्ण, रूक्ष और उष्ण उपचार करेंगे। जो कफ के गुण होते हैं उसके ऑपोजिट गुणों का सेवन करना है। वमन, शिरोविरेचन मतलब नस्य, व्यायाम, जो भी कफ नाशक चिकित्सा है उनका प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे श्रेष्ठ किसको बताया गया है? वमन को बताया गया है। ठीक है, ये हमको पता है कि सबसे श्रेष्ठ शोधन शोधन चिकित्सा कफ की वमन होती है ना, तो वमन को सबसे प्रधान माना है। अब इसमें क्या एग्जाम्पल देते हैं? इसमें क्या उपमा दी है? यथा केदार सेतु शाली यव षष्टिक आदि नयनम भिष्यन्द मान्यान्यम भसा प्रशोषम आप्यन्ते तद्वित इति। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे अब ध्यान से देखो, जब हम वो खेती वगैरह करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो जो क्रॉप्स होती है, जो फसल होती है, उसको ऐसे ऐसे समझो ये फसल लगी हुई है, तो यहाँ पे बंद बनाते हैं, ऐसे बंद। ठीक है, कि पानी यहाँ से जाएगा और सबके पास पहुँचता जाएगा। अब इन सबको पानी मिलता रहेगा तो इनका पोषण होता रहेगा, ये अच्छे से ग्रो करती रहेंगी। ठीक है, ऐसे चैनल्स बना लेते हैं पानी के, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी खेतें रहती हैं, फार्म्स रहते हैं, तो हर किसी को पर्सनली जाकर अलग अलग जाकर पानी देना पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे बंद बना लेते हैं। तो जैसे अगर ये जो जल का बंद होता है, ठीक है, जिससे सारी जो फसलें होती है, शाली यव षष्ठी मतलब गेहूं की, जौ की, ये जो भी फसलें होती हैं ये सब अच्छे से ग्रो करती हैं। अगर मैं इस जल के बंध को यहाँ से तोड़ दूँ, यहाँ से तोड़ दूँ, ठीक है, तो पानी इनके पास जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसको तोड़ दूंगी तो बंद को, तो पानी अगर बाहर आ जाएगा तो सारी जो हमारी फसलें हैं वो सूख कर नष्ट हो जाएंगी। सारी फसलें जो हैं वो सूख कर नष्ट हो जाएंगी। वैसे ही जो वमन है वो उरह प्रदेश से सारे कफ को निकाल देता है। अब जब कफ बाहर हो जाएगा तो जो कफ सारे रोगों को पोषण दे रहा था, जो भी कफज रोग हैं वो कफ से ही पोषित हो रहे थे, तो वो कफ उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, कफ तो बाहर निकल गया। कफ बाहर निकल गया तो वो सारे जो भी रोग हैं, कफज रोग, वो भी सूख कर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उनका भी नाश हो जाएगा।
ये यहाँ पर उपमा बताई है। अब यहाँ पर रोग एवं औषध ज्ञान का चिकित्सा में उपयोग। ठीक है, मतलब रोग ज्ञान और औषध ज्ञान चिकित्सा में क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों यूज़ करना है। तो यहाँ पे बताया है कि जो रोग है उसकी पहले परीक्षा करनी है। ठीक है, उसके बाद औषध परीक्षा करनी है। मतलब सबसे पहले हमें रोग की परीक्षा करनी है कि रोग के क्यों हुआ है, रोग क्या कारणों की वजह से हुआ है, क्या निदान है, क्या लक्षण है उसके, और कौन सा रोग है, वातज है, पित्तज है, कफज है, निज है कि आगंतुज है। तो सबसे पहले हमें रोग की परीक्षा करनी है, उसके बाद हमें औषध की परीक्षा करनी है कि वो औषध कैसी है, क्या औषध के गुण हैं, वो कौन से रोगों के लिए है, कौन से रोगों में नहीं देनी है, बाद में ये सब देखना है। पहले हमें रोग की परीक्षा करनी है, बाद में औषध की परीक्षा करनी है। ठीक है, उसके बाद शास्त्र ज्ञान से या कर्म अभ्यास जनित ज्ञान पूर्वक जो चिकित्सक है वो चिकित्सा कार्य कर सकता है। तो पहले रोग की चिकित्सा और बाद में औषध की चिकित्सा। उसके बाद यहाँ पे आता है यदृच्छा सिद्धि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके लिए एक आता है, यहाँ पे एक आता है गुणाक्षर न्याय। ठीक है, गुणाक्षर न्याय ये क्या होता है, अब इसको समझते हैं हम गुणाक्षर न्याय को। ठीक है, समझ लो ये एक लकड़ी है और एक घुण कीड़ा होता है, घुण। ठीक है, घुण घुण नाम का एक कीड़ा होता है, वो लकड़ी को खाता है। अब वो समझ लो वो यहाँ से खाना शुरू कर रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, फिर खा रहा है, खा रहा है। ठीक है, ये उसने खा लिया। अब वो यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है तो वो वापस अपना इसी को खाते हुए वापस आ गया। ठीक है, फिर वो अपना जा रहा है, घूम खा पी रहा है लकड़ी। तो वो लकड़ी खाता है। अब वो जो गुण था उसने लकड़ी खाई, तो उसको अगर हमने देखा तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो गुण था, देखो वो तो पढ़ा लिखा था, उसने यहाँ पर लकड़ी पर एन बना दिया। क्या बना दिया, एन बना दिया। पर ऐसा है क्या, नहीं। वो कोई पढ़ा लिखा होगा क्या कि वो एन बनाएगा, वो तो अपनी लकड़ी खा रहा था, बाय चांस गलती से एक्सीडेंटली ऐसा बन गया, एन बन गया। ठीक है, उसको तो पता ही नहीं था कि एन बन रहा है, क्या बन रहा है, तो अपनी लकड़ी खा रहा है। इसी को बोलते हैं गुणाक्षर न्याय। ठीक है, कि गुणाक्षर न्याय मतलब कि गुण ने अक्षर बना दिया। ठीक है, इसका गुणाक्षर न्याय क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि गुण मतलब वो जो कीड़ा है जो लकड़ी खा रहा है उसने अक्षर बना दिया। अक्षर मतलब कोई अल्फ़ाबेट, कोई अक्षर कुछ बना दिया उसने। ठीक है, अब ये क्यों समझा हमने, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आता है यदृच्छा सिद्धि। ठीक है, इसमें क्या है, यस, इसमें क्या बोलते हैं आचार्य, यस्तु रोगम विज्ञाय कर्मण्यार भते भीषक। ठीक है, कर्मण्यार भते भीषक मतलब कि अगर कोई चिकित्सक है वो रोग की परीक्षा किए बिना ही चिकित्सा प्रारंभ कर रहा है, मतलब कोई वैद्य है, अभी हमने देखा ना कि रोग की परीक्षा पहले करनी है, फिर औषध की, और बाद में चिकित्सा करनी है। तो अगर कोई वैद्य है जो रोग की परीक्षा ही नहीं कर रहा है, मतलब उसको देख ही नहीं रहा है कि रोग वातज है, पित्तज है या कफज है। ठीक है, वो नहीं टेस्ट कर रहा, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, चिकित्सा कर रहा है। ठीक है, बिना रोग को पहचाने चिकित्सा को प्रारंभ कर रहा है। फिर चाहे वो अप्य औषध विधानज्ञ तस्य सिद्धिर यदृच्छया। ठीक है, भले वो औषध विधान का ज्ञाता हो। ठीक है, मतलब उसको औषध विधान बहुत अच्छे से उसने देखा हो कि औषधि कितनी देनी है, कैसे देनी है, भले वो इसमें एक्सपर्ट हो, लेकिन जो पहले काम करना था, रोग की परीक्षा करनी थी, रोग को पहचानना था कि वो कौन सा है, वातज है, पित्तज है, कफज है, निज है कि आगंतुक है, ये सारी जो टेस्ट करने थे वो तो उसने नहीं किए। फिर भले वो औषध का ज्ञाता हो। ठीक है, तो वो जो चिकित्सा की जो सफलता है वो यदृच्छा से आकस्मिक होती है। ठीक है, मतलब कि अगर वो सफल हो भी रहा है, समझ लो उसने चिकित्सा की, इन केस वो पेशेंट ठीक हो गया, तो वो ठीक होना एक बाय चांस था कि वो ठीक हो गया। जैसे वो जो गुणाक्षर न्याय हमने देखा कि गुण ने एन बना दिया, पर उसे पता थोड़ी था, उसने तो बाय चांस बना दिया ना, वो तो अपना लकड़ी खा रहा था। तो वैसे ही बाय चांस उसने क्या किया, बाय चांस वो रोग उसने ठीक कर दिया। ठीक है, उसकी सफलता निश्चित नहीं थी, मतलब फिक्स नहीं था कि वो सफल होगा ही, रोग को ठीक कर पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही है कि तो उसकी जो सफलता होती है वो यदृच्छा से आकस्मिक ही होती है।
ठीक है? या नहीं होती है, या तो होगी या तो नहीं होगी। और अगर हो गई ना तो यदृच्छा से आकस्मिक मतलब सडनली हो जाएगी, ठीक है? कुछ फिक्स नहीं है कि वो सफल ही होगा। और अगर इन केस वो सफल हो भी गया तो तुमको ये समझना है कि जैसे घुड़ ने एंड बना दिया लकड़ी को खाते-खाते, तो एंड बन गया ना खुद से गलती से, तो वैसे ही वो बाय चांस उसने ठीक कर दिया रोग को, ऐसा। उसके बाद निश्चित सफलता कब मिलेगी? निश्चित सफलता तब मिलेगी जब एकदम फिक्स है कि रोग ठीक होगा ही। ऐसा कब होगा? जब ठीक से रोग की परीक्षा होगी, ठीक से औषध की परीक्षा होगी, देश, काल, औषध की मात्रा इन सब का सम्यक कोई ज्ञाता होगा जो रोग को भी ठीक से जानेगा, पहचानेगा, औषध को भी, देश, काल, प्रकृति इन सबको भी अच्छे से पहचान के उसके बाद अगर कोई चिकित्सा करेगा तो उसकी निश्चित है, मतलब एकदम फिक्स है कि वो सक्सेस होगा, वो रोग ठीक होगा। लेकिन अगर कोई रोग की पहचान नहीं कर रहा है तो वो फिक्स नहीं है, फिर वो हो भी सकता है सक्सेस हो जाए गलती से और हो भी सकता है नहीं हो, ठीक है? तो यदृच्छा मतलब होता है गुणाक्षर न्याय जैसा, ठीक है? अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और नंबर भी है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।